बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली वो खुशखबरी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। गजा अमन मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है और उसका पहला फेज अब तय पा गया है। दोनों फरीकैन की तरफ से, चाहे वो इसराइल हो या फिर फलस्तीन की मज़ामती तंजीम, दोनों की तरफ से रजामंदी जाहिर की गई है। क्या शराइत तय पाई हैं और किस चीज़ पर इत्तेफाक हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किस तरह से वेलकम किया जा रहा है इस मुआहिदे को और किस तरह से ड्रामाई अंदाज में, जिस वक्त वो एक मीटिंग में मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, मार्को रूबियो पहुंचते हैं कमरे के अंदर, आके एक पर्चा थमाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और उनको बताते हैं कि इस वक्त मुआहिदा जो है वो तय पाने जा रहा है, उनकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पे, और किस तरह से बैक किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तमाम मुआहिदे को। साथ में हमें यह भी देखना होगा कि इस मुआहिदे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जबकि इस मुआहिदे का पहला फेज मुकम्मल हुआ है और कल ही वो लिस्ट सामने आने जा रही है जिसमें पता चलेगा कि अमन का नोबेल इनाम इस बार किसको मिलने जा रहा है। तो ये टाइमिंग इस वजह से भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में एक ये बड़ी वजह थी कि वो पीस मेकर का खिताब हासिल करना चाहते हैं, वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं। तो उनकी संजीदगी को लेकर इस बार लग रहा था कि कुछ वाकई में मस्बत होने जा रहा है। साथ ही नाज़रीन, इस वक्त गजा के अंदर जश्न का समा है। 2 साल की तवील रात जिसके अंदर बेशुमार मजालिम ढाए गए, जुल्म की नई दास्तानें रकम हुई और ऐसा लामुतनाही मजालिम का सिलसिला था, तकालीफ का सिलसिला था जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसमें ना तो किसी अस्पताल को छोड़ा गया, किसी स्कूल को छोड़ा गया, किसी रिहायशी इमारत को छोड़ा गया और खंडर में तब्दील कर दिया गया तमाम के तमाम गजा को। अब फाइनली सुख का सांस लिया है। बच्चों के चेहरे पे, ख्वातीन, बुजुर्गों, जवानों के चेहरे पे इस वक्त खुशी देखी जा सकती है। वो इमदादी कारकुनान जो कि अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर, वो डॉक्टर्स, वो तमाम लोग जो कि अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर, वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट, वो तमाम लोग जो कि गजा के अंदर मौजूद थे अपनी फर्ज की अदायगी के लिए, और गजा के अपने शहरी तो बहुत ही सुकून बख्श हैं वो तमाम मनाज़िर जो कि इस वक्त सामने आ रहे हैं। साथ में दूसरी तरफ यरूशलेम के अंदर भी जश्न का समा है। वो लोग जिनके इस वक्त घर वाले या जिनके प्यारे इस वक्त गजा के अंदर मौजूद हैं और फ़लस्तीनी तंजीम की कैद में हैं, उनकी तरफ से भी यकीनी तौर पे एक बड़ा शदीद दबाव था नेतन्याहू पर, और इस वजह से भी हमें लग रहा था कि नेतन्याहू को फाइनली घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन साथ में जो खदशात हैं, जो ख़तरात हैं, किन शराइत के तहत ये पहला मुआहिदे का फेज़ मुकम्मल हुआ है, वो आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते बरादराना ताल्लुकात, जिसके अंदर अब बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इक़्तिसादी सतह पर एक आला सतही तिजारती वफ़द पाकिस्तान पहुँचा है जिनको वेलकम किया गया। गुज़श्ता रोज़ ज़ोहराना दिया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। कौन कौन इसमें शामिल है और क्या मुआहिदे होने जा रहे हैं, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से जीडी बख्शी, भारतीय रिटायर्ड फौजी अफसर, अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो चुके हैं, किस तरह से बौखलाहट का शिकार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते दिफाई मुआहिदे को देखकर और जिस तरह से F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है, F-16 को अपग्रेड करने के साथ साथ बहुत ही जदीद और मोहलिक मिसाइल भी पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, तो किस तरह से अब उसको भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार कर रहा है। जीडी बख्शी का क्या कहना है कि इन खतरा से वो दो चार कर रहे हैं, साथ में एतराफ़ भी कर रहे हैं पिछली नाकामियों का, किस तरह से पाकिस्तान ने उनके मिग 21 को गिराया था, उसका एतराफ़ भी किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि अब अमेरिका उनका खुला दुश्मन है, यानी कि भारत का खुला दुश्मन है, तो उससे किस तरह से चौकन्ना रहना है। और इसके अलावा नाज़रीन, खबर ये भी है कि जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं, जो फितना अल खारिज की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अमन को तबाह कर रहे हैं, DI खान के अंदर एक ताज़ा कार्रवाई जिसमें कुछ दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है और उसमें एक मेजर सिप्तैन भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तो इस खबर से मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन जो पहली खबर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इत्मीनान बख्श है और खुशाइंद है। यकीनी तौर पे वो तमाम कुर्बानियाँ, वो जानों के नजराने जो पेश किए हैं फ़लस्तीन के गयूर अवाम ने, वो रायगा नहीं गए और हम उम्मीद करते हैं कि जो अमन है ये देर पा हो सकेगा। इसके अंदर जो खदशात है उसका इजहार तो बाद में करते हैं, लेकिन खबर क्या वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन कह दिया है कि इसराइल और फ़लस्तीन तंजीम जो है दोनों ने हमारे अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं।
और इसका मतलब यह है कि तमाम मग़वी बहुत जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। इसराइल ने फौजियों को एक तयशुदा हद तक वापस बुलाने का फैसला किया है। ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। फ़लस्तीनी तंजीम का बयान क्या सामने आया है वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर इस मुआहदे के नुकात की तरफ आते हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि गजा में जंग खत्म करने के लिए एक मुआहदा तय पाया है। तंजीम ने साथ ही सदर ट्रंप और शामिल ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को इस मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने पर मजबूर करें। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है नेतन्याहू का। ना सिर्फ वो जंगी जराइम का मुर्तकिब है, करप्शन का उसके ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिसको वो अभी तक धो नहीं पाया। मुल्क के अंदर से उसकी इत्तेहादी जमातें उसे छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। उसकी बेगम जो है वो उसके ये जो जंगी जराइम है, जो करप्शन के उसके इल्ज़ामात हैं, उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। अपना एक एक फैसला जो है अपनी बेगम से पूछ के करता है ये नेतन्याहू। और इस वजह से जिस तरह से पहले वायोलेशन होती रही, ख़दशा ये है कि इस बार भी कोई शरारत हो सकती है। तो ये डिमांड की गई है तंजीम की तरफ से कि इस मुआहदे के ऊपर पहरा देना होगा अमेरिका समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गारंटर्स हैं, उनको। फ़लस्तीनी तंजीम ने कतर, मिस्र, तुर्की और अमरीकी सदर ट्रंप से इनकी सालिसी की कोशिशों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। बयान में मजीद कहा गया कि गजा की आवाम ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। साथ ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल भी आया है। नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी तंजीम और इसराइल के दरमियान गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर इत्तेफाक को इसराइल के लिए एक अजीम दिन करार दिया और कहा कि खुदा की मदद से हम अपने तमाम लोगों की घर वापसी को यकीनी बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि वो बहुत जल्द इसराइली काबीना का इजलास बुलाएंगे ताकि इस मुआहदे की मंजूरी दी जा सके और हमारे तमाम अजीज मग़वियों को घर वापस लाया जा सके। आप विजुअल्स देख सकते हैं, यरूशलेम के अंदर भी इस वक्त जश्न का समय, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, रक्स किए जा रहे हैं और नाच गाना तो जारी है। और दूसरी तरफ आपको गजा के शहरियों की भी वो खुशी दिखाएंगे जिसके अंदर वो इस वक्त इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो मज़ालिम ढाए गए हैं इन मासूम बच्चों के ऊपर, इन जवानों के ऊपर, इन ख़वातीन के ऊपर 67,000 तो वो फिगर है जो कि ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये तादाद लाखों में है। 2 लाख से ज़ायद गजा के फ़लस्तीन के शहरियों को शहीद किया गया और 20 लाख से ज़ायद जो हैं इसमें बेघर हुए। पूरा शहर, पूरा मुल्क खंडर में तब्दील कर दिया गया, उनकी ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई। और अब जब ये मुआहिदा हो चुका है तो जंगज़दा इलाके में मुमकिन अमन मुआहिदा तय पा गया। इसके बाद गजा में फ़लस्तीनियों ने रात भर जश्न मनाया है, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की जनूबी इलाका खान यूनिस है। इस समेत मुतादिद इलाकों में जंगज़दा फ़लस्तीनी कुछ देर के लिए अपने गम भूल कर और अमन मुआहिदे पर खुशियाँ मनाते नजर आए। और एक शहरी ने राइटर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अल्लाह का शुक्र है जंगबंदी हो गई है, खूनरेज़ी और कत्ल ख़त्म हो गया। मैं ही खुश नहीं हूँ, पूरी गज़ा की आवाम, पूरा गज़ा, तमाम अरब कौम और पूरी दुनिया इस जंगबंदी और खूनरेज़ी के ख़ात्मे पर खुश है। अच्छा, अब हमें देखना होगा एक तो ये कि जिस वक्त ये मुआहिदा हुआ है उसमें क्या क्या मराहिल शामिल हैं और फिर आपको बताते हैं कि रद्द-ए-अमल जो आ रहा है दुनिया भर से। अच्छा जी, सालिसों का कहना है कि इसमें इसराइल कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और दूसरी जानिब इंसानी इमदाद गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। एक सीनियर फ़लस्तीनी अहदेदार ने BBC को बताया कि इसराइली इंतज़ामिया पहले ही 5 दिनों में रोज़ाना 400 इमदादी ट्रकों के गजा में दाखिल होने की इजाज़त देगा, जिसमें अगले मरहले में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। यानी कि फ़ौरी तौर पर जंगबंदी होगी, फ़ौरी तौर पर जो इमदाद है उसे यकीनी बनाया जाए, जिसमें 400 ट्रक डेली होंगे, उसमें ग्रेजुअली इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा शराइत में शामिल है कि पहले मरहले में फ़लस्तीनी तंजीम 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा और इसके बदले इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें से 250 उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं, जबकि 1700 के करीब ऐसे हैं जिन्हें जंग के बाद हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा जंग की वजह से इलाका छोड़ने वालों की जनूबी गजा से मरकजी शहर और शिमाली गजा में वापसी होगी। और आज जो है इस बारे में एक वाइट हाउस एहलकार ने बताया कि इसराइल की काबीना जुमेरात को अमन मंसूबे पर वोटिंग भी कर रही है। तो इसराइल को इसकी मंजूरी के बाद अपनी फ़ौज को वापस लाने के लिए 24 घंटे दिए जाएंगे। गजा में जो फ़ौज इसराइली मौजूद है उन्हें वापस जाना होगा, एक मुकर्ररा हद है, उससे आगे वो नहीं आ सकेंगे। और जुम्मे के रोज़ क्या होने जा रहा है वो भी सुन लीजिए। एक सीनियर वाइट हाउस अहदेदार ने कहा है कि इसराइली
इसराइली फौजियों के पीछे हट जाने में 24 घंटे से भी कम वक्त लग सकता है। इसके बाद फलस्तीनी तंजीम के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू होगा ताकि वो गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा करे। और पीर को क्या होगा वो भी सुनिए। तवक्को है कि पीर तक यरगमालियों की रिहाई शुरू हो जाएगी ताकि इस बात का इन्हिसार फलस्तीनी तंजीम पर है कि वो ये काम पीर से कबल ही शुरू कर सकते हैं। तो अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस इक़दाम को सराहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि यह अमन मुआहिदा एक तारीखी मौका है जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम किया जा सकेगा और गजा में नस्ल कुशी का खात्मा होगा। उन्होंने सारे मामले में अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा और कतर समेत दीगर सालिसों की भी तारीफ की गई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेमिसाल मुश्किलात और मसाइल का सामना किया और ये जंग एक ऐसा अलमिया था जो कभी भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। दुनिया को कब्जा करने वालों और गैर कानूनी बस्ती बसाने वालों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और ऐसी मजीद कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको एहतसाब भी करना होगा, आपको जवाबदेह बनाना होगा। आपको क्लीन चिट नहीं दे सकते आप नेतन्याहू को जो उसने जराइम किए हैं। हाँ, पहला जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए और उसके बाद फिर अगला स्टेप होगा जवाबदेही का। अगला जो स्टेप होगा वो उसे कटहरे में लाने का होना चाहिए। बरतानिया का रद्द-ए-अमल भी आया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि मैं सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पाने की खबर का खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि गजा जंगबंदी का मुआहिदा उसका खैर मकदम करते हैं। फ़रीक़ैन से मुआहिदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील करते हैं और गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुकम्मल निफाज की हिमायत और इंसानी इमदाद की फराहमी को तेज़ किया जाएगा जबकि हम गजा में बहाली और तामीर नौ की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त ये मुआहिदे में पेशरफ्त हो रही थी, आपको पता है कि मिस्र के अंदर ये दोनों फ़रीक़ैन मौजूद थे। उधर से जेरेड कुशनर थे, स्टीव विटकॉफ थे, उर्दवान के नुमाइंदे थे, कतर के नुमाइंदे, उर्दन के नुमाइंदे, मिस्र के नुमाइंदे और साथ में इज़राइल की नुमाइंदगी वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे। और साथ में जिस तरह से ये पेशरफ्त हुई है, उधर से खलीलुल हय्या मौजूद थे, फ़लस्तीनी तंजीम की नुमाइंदगी वो कर रहे थे। और जिस वक्त ये मुआहिदा उसमें पेशरफ्त हो रही थी तो मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप को इतला देने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, कैमरे वहाँ पर मौजूद थे। ड्रामाई सीन था और एक पर्चा ला के दिया जाता है जिसको फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको अनाउंस किया गया। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का इस मौके पर, जरा सुनिए। Different departments to find the criminal conspiracy. I'm just giving. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly. तो नाज़रीन, पूरा माहौल बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यकीनी तौर पे वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। ख़ास तौर पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने के वो बहुत शिद्दत से ख्वाहिशमंद हैं और अब मुकाबला है ग्रेटा थनबर्ग के दरमियान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो ये मेरे ख्याल में कोई मुकाबला बनता नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग की जो काविशें हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाया, जिस तरह से मुसलसल एक साबित कदमी के साथ वो गज़ा की आवाज़ बनी है पूरी दुनिया के अंदर, लोगों का ज़मीर जगाने में, पूरी मगरबी दुनिया का ज़मीर जगाने में, जिस तरह से उन्होंने उन जैसे और एक्टिविस्ट ने अपना किरदार अदा किया है। और फिर जिस तरह से वो ग्लोबल स्मूथ लॉटेला के ज़रिए गज़ा पहुँचे, उनकी हिरासत में ले, उनके मज़ालिम को झेला और फिर रिहाई के बाद भी उन्होंने अपनी बात नहीं कही, फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूमों की बात की है। तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि इस अमन के नोबेल इनाम की सही हकदार ग्रेटा थनबर्ग हैं। और थोड़ी सी हमें मजम्मत भी करनी चाहिए अपनी मलाला यूसुफजई की, जिनकी एक पुरस्कार खामोशी जो है, उन्होंने कुछ रकम तो दे दी फ़लस्तीन के लिए इमदाद के तौर पे, लेकिन ये रकम काफ़ी नहीं है। आपकी रकम के, आपके पैसों के या डॉलर्स के या पाउंड्स के भूखे नहीं है वो अवाम। उन्हें एक मौसर आवाज़ की ज़रूरत थी, एक ऐसी आवाज़ की जिसे लोग, जिसे दुनिया सुनती है, उस पर कान धरती है और जिसकी बात की अहमियत है। वो हमें एक गैप दिखाई दिया, वो आवाज़ मिसिंग रही मलाला यूसुफजई की तरफ से। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जो माजी के किरदार है, जो अमेरिका का इसमें किरदार है, $21 बिलियन से ज़ायद की जो इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका ने ईंधन फराहम करते हुए, बराह रास्त ये जो इमदाद थी, हथियारों की सूरत में हो, माल की सूरत में हो या उनकी सपोर्ट मॉरली भी हो और हर
मौके पे हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखा कि 6 बार से ज़ायद बार वीटो किया गया जंगबंदी के जो प्रोसेस था उसको अमेरिका की तरफ से। तो अब अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन माजी के किरदार को भूला भी नहीं जा सकता। और साथ में हमें यह भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं, इस पीस प्रोसेस को पाए तकमील तक पहुंचाने में क्या करते हैं। और जिस वक्त कैदियों की मुंतकली का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर कोई और शरारत ना हो, इसको यकीनी बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का किरदार क्या होगा, हमें ये देखना होगा। और अगर आप फिर यकीनी तौर पे आप इसमें मस्बत पेशरफ्त कर पाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो देखते हैं कि अमेरिका कितना साबित कदम रहता है अपने इस अमन की कोशिश को पूरा करने में। सदर ट्रंप ने इस मौके पर इजलास में मौजूद शुरका को बताया कि मुझे अभी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मशरिक़ वस्ता के मुआहदे के बहुत करीब हैं और उन्हें जल्द मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी कोशिशें जो हैं वो रायगा ना जाएँ। जिसने जितना भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, यकीनी तौर पर वो सभी लोग इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्टीमेट टारगेट यही है कि अमन हो, मुस्तकिल हो, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए, मज़ालिम के सिलसिले को रोका जाए, दोबारा से आबादकारी को यकीनी बनाया जाए और फौरी इमदाद को यकीनी बनाया जाए और ये सिलसिला देर पा हो और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, मस्जिद अक्सा तक उनकी रसाई हो या फिर मजहबी मकामात तक उनकी रसाई हो, उसको यकीनी बनाया जाए। सेहूनी फोर्सेस को अपनी हुदूद में बढ़ने से रोका जा सके, उनकी हुदूद को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा है और इसका पहला जो फेज़ है उसका आगाज़ हो चुका है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक अहम खबर है पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त के तौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब ने इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया है। दोनों ममालिक ने सरमायाकारी मुश्तरका मुआहिदों और पार्लिमानी वफूद के तबादले पर भी इत्तेफाक किया है। इजलास में मादनियात, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सयाहत और तामीरात के शोबों के कारोबारी नुमाइंदे शरीक हुए हैं और सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके, हुकूमती इस्लाहात और SIFC की तरजीही शोबों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। यहाँ पे नाज़रीन शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने का ऐलान भी किया है और वज़ीर आज़म ने सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख से मुलाकात की और मुलाकात में दिफाई मुआहदे, पार्लिमानी वफूद के तबादले पर भी बात हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल से खिताब में वज़ीर आज़म ने तिजारती ताउन और सरमायाकारी को बढ़ाने पर जोर दिया। एलामी में सऊदी वफ्द कराची और लाहौर के भी दौरे करेगा। इन दौरों के दौरान सूबाई हुकूमतों और कारोबारी इदारों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर भी बातचीत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए दौरा बहुत ही कारगर साबित होगा। और हम ये भी खबर आपको दे चुके हैं कि दिसंबर में MBS का सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है और उसमें दिफाई जो शोबा है उसके अंदर मजीद अहम पेशरफ्त भी होगी। साथ में नाज़रीन, जो भारत के अंदर इस वक्त गोदी मीडिया खबर को जंगल में आग की तरह फैला रहा है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। हमें ये तो अंदाज़ा है जिस तरह से आप हमारी तरफ से सरहद पार करने वाले गुब्बारे से बौखला जाते हैं और वहाँ पे वावेला खड़ा कर देते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर से PIA लिखा हुआ एक एयर बैलून दाखिल हो गया है, तो ये कोई साजिश ना हो। हमारे से कबूतर हमारी तरफ से जाते हैं तो उसके ऊपर भी एक शोर और हंगामा बर्पा हो जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान से बकरियां अगर सरहद पार कर जाएं तो उनकी टांगें तोड़ी जाती हैं, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तानी शाहीनों का, एयरफोर्स के जवानों का वो मुकाबला करने की सकत और सलाहियत नहीं रखते। अब हुआ क्या है कि मई में होने वाली पाक भारत जंग के अंदर जिस तरह से बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के मदरसों को, पाकिस्तान की मसाजिद को और पाकिस्तान के सिविलियंस को, आम शहरियों को निशाना बनाया, उसी तरह से जिस तरह ये LOC पे पाकिस्तान के कश्मीर के शहरियों को निशाना बनाते हैं, अब उसको किस तरह से इन्होंने सेलिब्रेट किया है। इनका यौम फ़िज़ाया था और उस तकरीब के मौके पर जो एक डिनर इन्होंने इसका एहतमाम किया था उसके अंदर मेन्यू में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जहाँ पर इन्होंने हिट किया, आम शहरियों को उनके नामों से मंसूब किया और उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस कदर ये गिरी हुई हरकत है इसका अंदाजा आप इस मेन्यू को देख के लगा सकते हैं, जिसमें जिक्र क्या हो रहा है जरा सुन लीजिए। यहाँ पे रावलपिंडी चिकन टिक्का लिखा गया है मेन्यू में, सखर की शाम सवेरा कोफ्ता लिखा गया है और सरगोदा दाल मखनी लिखा हुआ है, बहावलपुर का नान, बालाकोट तेरा मेसू, मुजफ्फराबाद फालूदा शामिल थे।
अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सिर्फ जंगें जीत सकते हैं, हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन कहाँ पे? बॉलीवुड में। ये लड़ाई जीत सकते हैं खेल के मैदान में। ये इस तरह के मेन्यूज बना के अपने छोटेपन का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जब बैटल ग्राउंड की बात आती है तो अभिनंदन आता है। पाकिस्तान में घर में घुस के गिरने मारने की बात करते हैं, लेकिन अपना तैयारा गिरवा के चाय का कप पी के और फिर हमको नहला धुला के फिर वापस करते हैं। गुडविल जेस्चर के तौर पे बड़ेपन का मुजाहरा किया जा सकता है और फिर वीर चक्र इनको दिया जाता है कि तुमने किस तरह से मार खाई है, किस तरह से पाकिस्तान की चाय की तारीफ करके आए हो, किस तरह से वहां की फौज की उनकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करके आए हो। ग्राउंड पे सिर्फ ये कर सकते हैं, मार खा सकते हैं और अपनी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ इनकी इसी तरह से होती है, अपने दिल का गुबार निकाल के। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, इनके दिमाग का इलाज कराओ, ये किस चक्कर में पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जिस दुख दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस जहनी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत ज़रूरी है कैथारसिस, वरना ये किसी बहुत ही संगीन और मोहलिक मर्ज का शिकार हो जाएंगे, जिसका नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो इनके राजनाथ सिंह हो, चाहे वो ये इनके जयशंकर हो या फिर जीडी बख्शी हो। जीडी बख्शी की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है बुखलाहट में, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उसमें ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AIM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए, इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, मीटियोर वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज्यादा रेंज है आराम से। अब देखिए जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। अच्छा नाज़रीन, आपने जीडी बख्शी की गुफ्तगू सुनी है, किस तरह से एक तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास पहले BVR मिसाइल्स नहीं थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल नहीं थे, डॉग फाइट के अंदर तो इन्हें मार पड़ गई, और ये अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हासिल करने के बाद में इनके साथ क्या हुआ है वो भी इन्होंने देख लिया। पाकिस्तान के F-16 जनाब होने जा रहे हैं अपग्रेड, अमेरिका के साथ डील हो चुकी है और इसका खौफ इन्हें खाया जा रहा है। जीडी बख्शी की तरफ से किस खौफ का इजहार किया जा रहा है? ये अमेरिका अब हमारा खुला दुश्मन है, ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है, टैरिफ तो उन्होंने लगा दिए, अब दिफाई महाज पे भी अमेरिका का साथ देने जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान साथ देने जा रहा है अमेरिका का। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जो इंडियंस हैं उनके लिए वीज़े तो बंद हो चुके हैं, दरवाजे पहले अमेरिका बंद कर चुका है, और जंगी महाज पे भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही खतरे की घंटी बज चुकी है भारत के लिए अमेरिका की तरफ से, जिसका इज़हार जीडी बख्शी की तरफ से किया जा रहा है। तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। जाते जाते आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भारत मुसलसल बढ़ा रहा है, पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, वावेला प्रोपेगेंडा और शोर शराबा गोदी मीडिया के जरिए करते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये आपके सामने। DI खान में फितना अल ख्वारिज की ताज़ा कार्रवाई, जिसमें 8 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबिन में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हैं, इनको हलाक किया गया है। और जवाबी कार्रवाई में हम देख रहे हैं कि एक मेजर सिप्तैन है जो कि शहीद भी हुए हैं, जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। इस जज्बे को आप हरा नहीं सकते, जो कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन अपने वतन के दिफा में आंच नहीं आने देते। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आखिरी दहशतगर्द का खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी, और यूं ही फितना अल ख्वारिज हो, TTP हो या कोई और तंजीम हो, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाता रहेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।